ओके, तो हमारा जो चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक्स। तो बायो एनर्जेटिक्स के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। तो एज इट नेम्स इंडिकेट व्हाट इज द बायो, द लिविंग थिंग्स और द एनर्जी। तो लिविंग थिंग्स के अंदर हमारे पास किस तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, विच इज द बायो एनर्जेटिक्स। तो लिविंग थिंग्स में हमारे पास मोस्टली दो चीजें आती हैं, प्लांट्स या तो फिर एनिमल्स। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी की मेन प्रोडक्शन होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ये एटीपी बनती किस तरह से है, एनर्जी आती कैसे है। अकॉर्डिंग टू अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एनर्जी ना तो बनती है ना तो वो खत्म होती है, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यही चीज सेम कि हमारे पास एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। तो अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इसमें होता ये है, कैप्चरिंग होती है एंड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन द लिविंग सिस्टम and its utilization, the metabolic activities called the bioenergetics. तो यही एटीपी की फॉर्मेशन कहलाती है इन द लिविंग सिस्टम, इज कॉल्ड द फॉस्फोराइलेशन। यही फॉस्फोराइलेशन तीन तरह से हो सकती है, या तो फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या फॉर्मेशन होती है, एटीपी की फॉर्मेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में किस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन होगी, इसके नाम में लिखा है फोटो, मींस यहाँ पर हमारे पास एनर्जी की यूटिलाइजेशन होते हुए हमारे पास क्या बनेगा, एटीपी। तो इसके फॉर्मूला देख सकते हो। तो ये एटीपी है हमारे पास, विच इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एनर्जी रिच कैरियर, क्योंकि एटीपी खुद क्या होती है, एक एनर्जी रिच कैरियर मॉलिक्यूल होता है ये। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर फोटो, इसकी डेफिनेशन, एडीपी क्या चीज़ होती है, इनएक्टिव फॉर्म है। इसमें जब हमारे पास फॉस्फेट अटैच होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन किस तरह से हो रही है, लाइट की मौजूदगी में, तो फोटोन आएगा। फोटोन की मौजूदगी में यहाँ पर फॉस्फेट एडीपी के साथ जब अटैच होगा तो हमारे पास ये एनर्जी रिच कैरियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। नाउ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन में हमारे पास होती क्या चीज़ है, या तो फिर ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी लॉस भी होती है, और किसके साथ लॉस होती है, इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी लॉस होगी तो हमारे पास तो क्या रिएक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर लिखा है कि यूजिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी, और ऑक्सीडेशन हमारे पास कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म का कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है किसी भी एक कंपाउंड से, तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन अपने साथ एनर्जी पर लेकर निकलता है। तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर एडीपी फॉस्फेट के साथ अटैच होगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, और क्या बन जाएगी हमारे पास, एटीपी। नाउ द थर्ड इज कि किस तरह से एटीपी हम तीसरे लेवल पर बनाते हैं, विच इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें कोई भी एक सबस्ट्रेट होगा, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे क्या प्रोवाइड करेगा, फॉस्फेट ग्रुप और एनर्जी किसी दूसरे सबस्ट्रेट को। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। हमेशा फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है एडीपी के साथ जब उसको एनर्जी मिलती है। मोस्टली एनर्जी कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अगर जब एटीपी टूटता है एनर्जी देने के लिए, वो कितनी एनर्जी देता है, वो भी सेम एनर्जी दे करके देता है अपने दूसरे कंपाउंड को, बिकॉज हम इसको कहते हैं यही है कि वो एक एनर्जी रिच कंपाउंड है। तो इसके बनने के लिए भी हमें सेम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। So this is all about the formation of ATP. अब तक तो हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है, एटीपी या एनर्जी हम किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, एटीपी की फॉर्म में करते हैं। तो अब इन लिविंग सिस्टम में वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम ये एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। तो दो तरह से हम एटीपी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है किसमें है, प्लांट्स के अंदर, जबकि रेस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर। इसी प्रोसेस के थ्रू हम एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई खाना बनाने का अमल प्लांट के अंदर कहलाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर कोई चीज़ बनती है और वो बनने वाली चीज़ होती है मोस्टली क्या, कार्बोहाइड्रेट और द प्लांट। ये ऐसा प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन होती है लाइट एनर्जी की इनटू द केमिकल एनर्जी, एंड देन ये केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, विच इज द कार्बोहाइड्रेट। और इस केमिकल एनर्जी में क्या चीज़ बनती है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट
विच इज द ATP और NADPH2। ATP की हम कब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ATP बनती है और NADPH2 भी बनती है। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ रिएक्टेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिनमें किस किस चीज़ की नीड होती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है क्लोरोफिलस सेल के अंदर, और इसमें और किस चीज़ की जरूरत होती है, लाइट की। तो लाइट की मौजूदगी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है विच इज द फोटोसिंथेसिस, और ऐसे के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हमारे पास ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। ओके तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो किस पर होगा, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लाइट का भी बहुत अहम किरदार है, बिकॉज विदाउट द लाइट तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती है। तो हम सबसे पहले रोल पढ़ते हैं लाइट के बारे में, देन उसके बाद हमें रोल पढ़ना है पिगमेंट्स का, देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इन तमाम का रोल पढ़ना है किसके प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। हैं रोल ऑफ लाइट की। रोल ऑफ लाइट में बड़ा ही सिंपल सा काम है। हमें पता है कि लाइट जो है वो दो नेचर रखती है अपने पास, ठीक। क्या क्या नेचर होती है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो वेव नेचर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, किसके जरिए से करता है, ये लाइट एब्जॉर्ब पिगमेंट के जरिए से। तो पिगमेंट ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं प्लांट में जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट को। अब ये जो लाइट एब्जॉर्बेंस वाला काम होता है ना, इसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता किससे, ऑब्वियसली अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो किसी न किसी चीज से मिलकर बन रहा होगा, तो ये बनता है पिगमेंट से। तो पिगमेंट की मदद से हमारे पास बनते हैं हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट आती है प्लांट के अंदर, हर रेंज की डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट डिफरेंट रेंज की क्या करता है, वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो ट्रांसफर करता है इन द रिएक्शन सेंटर पर। ठीक है भाई, तो रिएक्शन सेंटर पर आ जाते हैं क्या चीज़, हमारे पास एनर्जी आ जाती है। तो पिगमेंट की जब हम बात करें कि जो सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो मेनली हमारे पास तीन तरह के होते हैं, दो कह लें, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल तो कितने टाइप के होते हैं, ABCDE, बट जो मेनली होते हैं वो कितने होते हैं, A और B, जिनका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में और जिसे हमें पढ़ना भी है। और कैरोटीनॉइड, तो क्लोरोफिल ए की जब हम पहले बात करते हैं, जिस सबसे जो मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल पाया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, क्लोरोफिल ए में। और यही वो क्लोरोफिल है जो कि डायरेक्टली टेक पार्ट लेता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दो रिएक्शन में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास जो मेनली काम है वो किसका है, क्लोरोफिल ए में भी। ओके तो अब हम करते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि भाई ये तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो किस तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हर लाइट की कोई ना कोई कलर होते हैं। विजिबल लाइट हमें पता है कितने कलर पर होते हैं, 7 कलर पर होते हैं, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। तो हर डिफरेंट कलर को ये एब्जॉर्ब करता है पिगमेंट। तो वायोलेट एंड ऑरेंज जो है वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। और वेव लेंथ की बात करें तो 650 to 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो वो ब्लू और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसकी रेंज है 450 to 500। अच्छा, इसकी रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझ आता है कि शायद ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, इनको याद करना है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है अक्सर। कैरोटीनॉइड येलो और रेड ऑरेंज पिगमेंट है, पिगमेंट में होते हैं कैरोटीनॉइड। और इसकी एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ब्लू और वायलेट कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, जबकि पिगमेंट में कौन सा कलर है, ये येलो, रेड और ऑरेंज पे। ठीक है, तो भाई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की भी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। तो होता क्या है, हमें हमारे पास की कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ये एनर्जी को, देन ये ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, क्लोरोफिल बी के अंदर। और ये क्लोरोफिल बी के बाद क्लोरोफिल ए को। तो ये एंड में जो हमारा जाना होता है ना, ये जो डेस्टिनी कह ले एनर्जी की, वो लास्ट पॉइंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए है क्या आखिर, क्लोरोफिल ए है रिएक्शन सेंटर। ये जो हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जहाँ पर आखिरी काम होना था और एनर्जी को पहुंचना था, ये तमाम चीज़ें जो भी अभी हमने पढ़ी ही हैं। तो रिएक्शन सेंटर दो चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, एक तो है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, यही तमाम सारे डिफरेंट कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल बी और भी तरह के जो क्लोरोफिल जिसे हमने यहाँ पर मेनली डिस्कस नहीं किया है, वो तमाम के तमाम जो भी एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और आगे ट्रांसफर भी करेंगे। तो ये जो लाइट गैदरिंग वाले जो काम जिनके पास है उनको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स।
दूसरा है हमारे पास रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है भाई, ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, वो सेंटर जहां पर दूसरे वाले भी मॉलिक्यूल, क्योंकि अब जब ये ट्रांसफर करेगा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरा वाला जो सब्सटेंस होगा वो एक से मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो सेंटर जहां पर तमाम के तमाम सब्सटेंस एक ही तरह के हों उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। ओके, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन, वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए अलोंग विद इलेक्ट्रॉन कैरियर कहलाते क्या है, रिएक्शन सेंटर। यही रिएक्शन सेंटर के बाद फर्दर जो हमारे पास एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होती है। तो पिगमेंट तक तो बात हो गई हमारी, सब कुछ समझ लिया हमने। अब किसकी बारी आई, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर की। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मेन प्रोडक्ट है वो बनना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज द CN, अगर हम बात करें CnH2nOn, कार्बोहाइड्रेट है, ये जनरल फार्मूला है इसका। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन आता है कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए वो कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब है हमारे पास रोल ऑफ, अब क्या है रोल ऑफ H2O, तो भाई स्प्लिटिंग होती है वाटर की, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई भी कंपाउंड यूज नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन की वाटर की स्प्लिटिंग होनी है, और इस वाटर से क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यूज हो जाती है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के अंदर, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है एनवायरनमेंट में, जो कि हम ह्यूमन मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। H2O को हम क्या कहते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल भी कहते हैं, और इसको हमने प्रूव भी किया है। डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट से ये बात प्रूव हुई है कि जो हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है एनवायरनमेंट के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती बल्कि H2O से आती है। आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट गिवन है जिसमें इसने क्या यूज किया है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन का O18, क्योंकि नॉर्मली तो ऑक्सीजन 16 वाला यूज करते हैं हम, तो ऑक्सीजन 18 वाला इन्होंने आइसोटोप यूज किया वाटर में, और फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि जो वाटर ऑक्सीजन निकला है एनवायरनमेंट में उसके अंदर भी कौन सा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन 18 वाला, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो बना है उसमें बिल्कुल नॉर्मल ऑक्सीजन है। तो इससे इन्होंने प्रूव किया कि जो वाटर है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि इसका जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन किसके अंदर यूटिलाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के अंदर। ओके जी, तो फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिड्यूस करता है NADP को NADPH2 में। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई सारे रोल की। अब जो है इस टॉपिक का मेन टॉपिक आ गया फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कब से बोल रहे हैं, इसके लिए हमने किस किस के रोल पढ़ लिए हैं, अब फाइनली आ गया है ये। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होता है, वैसे तो ये बज़ाहिर बहुत सीधा साधा लगता है, हमने बचपन से पढ़ा है, बट ये इतना है नहीं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होता है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ये लाइट में होता है बट डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस रिएक्शन में। ये भी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी क्यों हमने इसको लाइट इंडिपेंडेंट कहा है। इस तरह से लाइट डिपेंडेंट को हम नॉन साइक्लिक भी कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट को हम साइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता कहाँ पर है, थायराकॉइड की मेम्ब्रेन पर। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, फिर मैं ये डायग्राम दिख रही है आपको, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके अंदर पाया जाता है ग्रेनम। ग्रेनम क्या चीज़ है, स्टैक, पूरी स्टैकिंग थायलाकॉइड की कहलाती है ग्रेनम। फिर हम सिंगल यूनिट देखेंगे ग्रेनम किससे बनता है, तो वो बनता है थायलाकॉइड से। इसके बाहर जो हमारे पास फ्लूइड लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर हम बात करेंगे और थायलाकॉइड के अंदर रहते हुए बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो कि कहाँ पर होगा, थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। इसी थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम और पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल वगैरह भी। देन उसके बाद जो स्ट्रोमा है इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो भाई लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, 4 इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर होगा। जो पहला इवेंट है, क्योंकि हमें पता है वाटर भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वाटर किस तरह से यूटिलाइज होता है, हाइड्रोजन के
और इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से। तो सबसे पहले तो इस वाटर को तोड़ना है हमें, विच इज़ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी में जो लेसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है वाटर का, कॉल्ड एज द फोटोलिसिस। तो वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन में, अपने इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में। देन सेकंड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारे पास फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं इस क्लोरोप्लास्ट में, थाइलाकॉइड के अंदर। दो तरह के फोटो सिस्टम वर्क करते हैं, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। ये इनको फोटो सिस्टम 2 और 1 इसलिए कहा गया है डिफरेंट तरह के, क्योंकि ये डिफरेंट तरह की रेंज ऑफ लाइट की मौजूदगी में वर्क करते हैं। इसके साथ तीसरा है हमारा रिडक्शन ऑफ NADP और फोटोफॉस्फोराइलेशन। Photophosphorilation means there is the ATP formation in the presence of light. So, दो चीजें बननी होती हैं मेन इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, which is the ATP तो ये मेन जो दो एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल हैं, ये बनते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। ये सिर्फ बनते हैं, सारी तैयारी यहाँ पर होती है किसके अंदर, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। और जो मेन काम है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि मेन काम ये होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना। तो यहाँ तक तो हमने ये मेन जो 4 स्टेप है भाई ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको, बट यहाँ पर सिर्फ तैयारियाँ कंप्लीट होती हैं। मेन काम जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना है वो होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जो कि होगा स्ट्रोमा के अंदर।